नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां प्रदेश में 10 दिन का सघन सत्यापन अभियान शनिवार को अब समाप्त हो चुका है। यहां आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने करीब 67,000 से अधिक लोगों का भौतिक सत्यापन किया। इनमें 2,500 से ज्यादा संदिग्ध मिले और संदिग्धों में से 10 को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि बाकी के पुलिस एक्ट के तहत चालान किए गए। तो वहीं डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चारधाम यात्रा के मद्देनजर सघन सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई थी। शनिवार तक सभी जिला पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया और इस दौरान 67,858 लोगों को भौतिक सत्यापन उनका किया गया है। साथ ही 2,526 संदिग्ध व्यक्ति ऐसे मिले जिनमें 10 को गिरफ्तार कर लिया गया। और देहरादून में कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट 102 रुपए बढ़ गए हैं। पिछले 2 महीने में तीसरी बार दाम में ये इजाफा हुआ है, जिसमें कीमतों में 453 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दामों में बढ़ोतरी के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की खपत घट गई है, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ने लगी है। इस साल मार्च की शुरुआत में ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 105 रुपए की बढ़ोतरी के साथ देखे गए। इसके बाद 22 मार्च को 8 रुपए की कमी जरूर आई, लेकिन कीमत 2,000 से पार चली गई थी और अब रविवार को 102 रुपए की फिर से बढ़ोतरी की गई है। मार्च और अप्रैल के बाद मई में भी लगातार तीसरी बार कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ। उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से घरेलू सिलेंडर की खपत बढ़ रही है। और खटीमा में राजमिस्त्री का काम करने वाले युवक की गला रेतकर हत्या करने का एक मामला सामने आया। यहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं युवक की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। यहां पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि खटीमा में स्थित वन विभाग की साइफन चौकी के पास एक शव मिला है। युवक राजमिस्त्री का कार्य करता था और बताया जा रहा है कि युवक रविवार शाम को 8:30 बजे अपने घर से जमौर के ही एक युवक के साथ निकला। इसके बाद उसके घर न आने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की और सोमवार की सुबह युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की मौत गला रेतने से हुई है। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और अभी इस मामले में केस दर्ज नहीं किया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस ने शक के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और श्री केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली ने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर लिया है। प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी और उत्तर काशी में शीतकालीन पड़ाव मुखबा गांव स्थित गंगा मंदिर से मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। ऐसे में भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार की सुबह सवेरे ही डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व 11:15 पर विधि विधान से गंगोत्री मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी सुबह ऋषिकेश में संयुक्त यात्रा के लिए बस अड्डे पर पंजीकरण केंद्र के बाहर चारधाम यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती देखी गई। आपको बता दें कि वेद मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के बीच आज सोमवार को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति ने चल विग्रह डोली के विराजमान होकर पंच केदार गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। उधर मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन पड़ाव मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इसी बीच केंद्र सरकार ने चीन और नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्रों में सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नए काम शुरू करने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुराने काम भी 30 सितंबर तक पूरा करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि यह माना जा रहा है कि इसके स्थान पर अब केंद्र सरकार वाइब्रेंट विजल योजना लागू करने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड में सीमांत के पलायन की समस्याओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2001 में सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया था। इसमें चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे 5 जिलों के 10 किलोमीटर के दायरे में शामिल गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य अवस्थापना और सामाजिक क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाते हैं। इसी के लिए 90% बजट केंद्र सरकार देती है और उत्तराखंड में इस योजना के तहत कुल 485 योजनाएं स्वीकृत हुई। इसमें से अब तक 323 ही पूरी हो पाई हैं, जबकि केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अब नए कार्य शुरू नहीं करने को कहा है। साथ ही पहले से ही शुरू किए गए कार्यक्रम भी अब 30 सितंबर तक पूरा करने की हिदायत दी गई। आपको बता दें कि अब तय गाइडलाइंस के अनुसार इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज स्कीम की गाइडलाइन का भी इंतजार किया जा रहा है।
और चारधाम यात्रा के आगाज के लिए सिर्फ एक ही दिन बाकी बचा है, लेकिन ऑल वेदर रोड पर जगह जगह बने डेंजर जोन का ट्रीटमेंट निर्माण एजेंसियां नहीं तलाश पाई हैं। इससे यात्रा जोखिम से भरी हो सकती है। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर 67 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं। इनमें कुछ में ही सुधार का काम हो पाया है, जबकि सरकार ने यात्रा से पहले सभी डेंजर जोन ठीक करने का दावा किया था। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग के चौड़ीकरण होने के बाद भले ही यात्रा सुगम हो चुकी है, लेकिन चौड़ीकरण से कई स्थानों पर नए भूस्खलन जोन बन गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास श्रीनगर के 26 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए गए और इनमें अभी ट्रीटमेंट के लिए आंगन तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है, लेकिन सड़कों की स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। कई जगह पर सड़कों पर डेंजर जोन बने हैं। यात्रा से पहले सभी डेंजर जोन ठीक नहीं किए जा सके और ऐसे में अब यात्रा के दौरान अगर कार्य होता भी है तो यात्रियों को असुविधा हो सकती है। हालांकि विभाग को यात्रा से पहले ही काम करवाना चाहिए था। एचएच के अधिशासी अभियंता बलराम मिश्रा ने बताया है कि फरासू में भूस्खलन वाला क्षेत्र था, जिसे ठीक कर दिया गया है। और करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर दो हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों को ईद का तोहफा दिया। उन्होंने अपने दिवंगत पिता की इच्छा के अनुरूप करीब 4 बीघा जमीन ईदगाह के विस्तारीकरण के लिए दान दी है। दोनों ही विवाहित बहनों ने परिवारिक सदस्यों ने काशीपुर पहुंचकर ईदगाह कमेटी की जमीन का कब्जा दे दिया है। उन्होंने कमेटी के बुनियाद खुदवाकर बाउंड्री का काम भी शुरू कर दिया है और इस जमीन का बाजार भाव 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया। देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों जहां धर्म उन्माद की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अमन पसंद लोगों को चैन छीन रही हैं इस तरह की खबरें। लेकिन छोटी छोटी बातों पर लोग अब आमने सामने आ रहे हैं। तो वहीं दो हिंदू बहनों ने ईद से ठीक पहले अपने मुस्लिम भाइयों को ये तोहफा देकर समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया। अब बात करें उत्तराखंड में मौसम की, तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है। 3 मई को ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि 4 मई को बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और सोमवार को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही गर्जना की भी संभावना जताई गई। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में अधिकांश स्थानों पर, शेष जिलों में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश भी हो सकती है। और सिडकुल में 125 से ज्यादा कंपनियों ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर उस पर अस्थायी पार्किंग और दीवारें बना दी हैं। सिडकुल प्रशासन ने ऐसी कंपनियों को नोटिस भी जारी किए और नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सिडकुल के मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के लिए भूमि आरक्षित की गई है ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे, लेकिन आरोपी कंपनियों ने ग्रीन बेल्ट पर स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार के लिए पार्किंग बना दी। दरअसल सिडकुल के जीएम पीसी दुमका का कहना है कि ग्रीन बेल्ट की देखरेख का जिम्मा रीजनल मैनेजर का है। सिडकुल प्रशासन पक्के निर्माण की मंजूरी नहीं दे सकता। क्षेत्रीय प्रबंधन को आदेश देंगे कि ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करे। कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद लें। और उधर सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग ने कहा है कि सिडकुल प्रशासन द्वारा कंपनियों को जारी किए गए नोटिस की जानकारी उन्हें नहीं है। अगर प्रशासन ने नियमों को ध्यान में रखते हुए ये नोटिस दिया होगा तो उद्यमी प्रशासन के साथ है, लेकिन 125 से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी कर ग्रीन बेल्ट से पार्किंग हटाने को कहा गया है। इस नोटिस का जवाब सटीक या तथ्यपरक नहीं होगा तो उक्त कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की मदद लेकर ग्रीन बेल्ट को हर हाल में खाली कराए जाने की बात कही गई। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के राजस्थान नहर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को लेकर कही जा रही बातों पर आश्चर्य जताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने में कोई अड़चन नहीं है। गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर को तत्कालीन बीजेपी सरकार ने ही साल 2017 में केंद्र सरकार के उपक्रम वेकफोर्स में लिमिटेड के जरिए तैयार करवाया था।
आपको बता दें कि वेबकॉस लिमिटेड जल संबंधी परियोजनाओं के क्षेत्र की एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी संस्था है, जहां परियोजना की डीपीआर उस समय राजस्थान रिवर बेस्टर्न अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीराम वेद्रे के देखरेख में बनाई गई थी और वर्तमान में श्रीराम वेद्रे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार भी हैं। उनके मंत्रालय के सलाहकार के मार्गदर्शन में बनी इस डीपीआर पर जल शक्ति मंत्री के सवाल उठाने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। तो वहीं गहलोत ने कहा है कि इस परियोजना से संबंधित सभी मापदंड केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइंस के अनुरूप रखे गए थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के प्रस्तावित मापदंड परिवर्तन से पूर्व ही पूर्वी राजस्थान के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलने वाली सिंचाई सुविधा से किसानों को वंचित नहीं किया जा सकता। अगर केंद्र सरकार की बात मानी तो पूर्वी राजस्थान का हाल बुंदेलखंड जैसा हो जाएगा। अगर 13 जिलों के किसानों की भूमि प्यासी रह जाएगी तो